नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पूरे उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पारंपरिक वेशभूषा में सदन पटल पर बजट पेश किया। विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तावों में सर्वाधिक सुझाव कृषि को लेकर हुए हैं और इस बजट में सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। 5,63,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्थानीय फसलों को जीआई टैग उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं इसके लिए बजट में 9.75 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। तो वहीं बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 1,216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें सरकारी विभागों में नव परिवर्तन पर सरकार के फोकस की बात कही है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा जोर रहा है। तो वहीं बजट में पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनाने की भी इसमें झलक दिखाई दी। बनेगा सर्वस्पर्शी सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वो कौन कौन सी बड़ी बातें थी, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो बजट की बड़ी बातें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 63,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें आपको ये बता दें कि बागवानी के लिए 526 करोड़ का बजट रहा। तो वहीं 1,930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास, अर्बन योजना के लिए 2,812 करोड़ मंजूर दी गई है। तो वहीं स्वच्छ पेयजल योजना के लिए 1,600 करोड़। तो वहीं देहरादून से मसूरी परियोजना के लिए 1,750 करोड़, स्वच्छ पेयजल योजना के लिए 1,600 करोड़ का बजट पास किया गया है। देहरादून से मसूरी परियोजना के लिए 1,750 करोड़ का परियोजना जो है वो माफ कीजिएगा बजट पास किया गया है। तो वहीं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी सरकार का इस बार का फोकस देखा गया। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए भी विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको ये बता दें कि चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का बजट पास किया गया है। तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी कार्य किया जाएगा। इसको लेकर के भी बजट जो है वो पास किया गया है। तो वहीं केंद्र पोषित और बाध्य सहायतित योजनाओं लागू की जाएगी। तो वहीं सबसे अहम कॉमन सिविल कोड की समिति के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है इस बार। तो वहीं 1,216 पटवारियों को अब मोटरसाइकिल मिलेगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नई शुरुआत की। रितु खंडूरी ने विधानसभा भवन में महिलाओं, विधायकों और अधिकारियों और महिला मीडिया कर्मियों की सुविधा को देखते हुए विशेष कक्ष का शुभारंभ किया है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष बनते ही रितु खंडूरी ने विधानसभा परिसर में महिला विधायक, अधिकारियों एवं महिला मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष कक्षा बनाए जाने की प्राथमिकता के आधार पर इच्छा जाहिर की थी और जिस क्रम में आज विशेष कक्षा का शुभारंभ भी किया गया है। बजट सत्र के पहले ही दिन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने पर्यटन विभाग के मुद्दे उठाए और इस दौरान विधायक संजय डोभाल ने पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला उठाया।
जिस पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब में सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के कुल 23 मामले लंबित हैं। इन पर सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। वहीं पर्यटक विभाग से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाए गए, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज विपक्ष के सवालों में घिरे नजर आए। वहीं विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि मंत्री सतपाल महाराज बिना तैयारी के सदन में आए थे। सरकार गंभीर नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न विषयों को, जनता के सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए। होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। ऐसे सवालों के जवाब आज देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएं आपके घरों तक पहुंचा दी जाएंगी। ये आश्वासन इस बात के दिए जा रहे हैं कि हम आपको सूचना भेज देंगे। ये तो सदन का अपमान है। इन प्रश्नों के जवाब में के सापेक्ष अनुपूरक पूछे जा रहे हैं, जो मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता, माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे हैं तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया है, उनको हम जवाब यथावत हम पहुंचाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। आपको ये बता दें कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर बैठकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ तमाम कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, लेकिन उसकी उपेक्षा भी पीछे नहीं हट रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, भराड़ी शहर में स्थापित करेंगे, लेकिन आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है। ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और हम सब कांग्रेस जन, हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद पहला बजट सत्र शुरू हुआ। वहीं देश भर में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसकी जानकारी देहरादून डीएम ने दी है। बता दें कि देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा, राज्य विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में भाषण, विरोध, जुलूस, नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल विधानसभा सत्र जारी रहने तक प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र सरकार के 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि केंद्र सरकार अलग अलग श्रेणियों और योजनाओं से लोगों को रोजगार देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। बनाया गया था और उसकी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया था। आज उन्होंने 10 लाख लोगों के रोजगार के सृजन की बात कही है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए सब नौजवानों को जल्दी ही रोजगार मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से
हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने सोमवार को अपने पद और आपकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में वे असहज महसूस कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर उन्हें बीजेपी का दामन थामा है। जिम्मेदारियां मुझे मिली, उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, जिसमें एक अहम फैसला सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड पर जो उनका फैसला था, वास्तव में पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं का फैसला। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चंपावत उपचुनाव के दौरान सीएम ने इसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी है। अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जगह दी गई है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में कैसे पारदर्शी यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं पूरा सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये कवायद दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो सेंटर का मामला है, दूसरा आपने सारी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लिए अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लाना है तो उस समिति में भी आपको सारे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने 5 सदस्यीय समिति बनाई और सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होगा, ऐसा विश्वास आप कैसे दिलाएंगे प्रदेशवासियों को? क्योंकि सारे जो वर्ग हैं उनकी मान्यताओं, परंपराओं, सभ्यताओं को समावेशी आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई कुछ और पड़ रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपनी समिति में, तो फिर आगे आप कितना पक्षपात करेंगे, ये सोचनीय विषय है। चमोली के गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए। बीजेपी प्रत्याशी पुष्प पासवान ने 1083 वोट से उपचुनाव में जीत हासिल की। बता दें कि चुनाव में बीजेपी को 2671 तो वहीं कांग्रेस को 1588 वोट मिले। निर्दलीय के खाते में 136 वोट गए, तो वहीं रविवार को अध्यक्ष पद पर मतदान हुआ था, जिस पर आज नतीजे सामने आए हैं। तो आज मतगणना हुई थी, सुबह 8 बजे हमने स्टार्ट कर दी थी, जो कि नियम रहता था। उसके बाद 3 चक्र में ये हुआ है, चक्रवार। तो अब इसका पूरा रिजल्ट आ गया, तो इसमें जो बीजेपी कैंडिडेट है तो विनर घोषित। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल और डीजल पंप पर पिछले 3 दिनों से तेल नहीं है। वहीं हरिद्वार में भी जिले के 208 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की अफवाह सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप के बाहर मारपीट हो गई है और कई जगह पेट्रोल और डीजल पंप पिछले 3 दिनों से खाली पड़े हैं। पंप संचालकों ने बताया है कि कंपनी को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए भुगतान किया जा चुका है और इसके बावजूद भी उनको सप्लाई नहीं मिल रही है। वहीं प्रशासन ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। भ्रम फैला रखा है। जो आदमी पहले 20 रुपये का पेट्रोल या 30 रुपये का लेता था, वो कल से 500 रुपये का ले रहा है। तो इस चक्कर में
हमारा जो स्टॉक था, जो हम स्टॉक डेली का रूटीन में रखते थे, वो जो हमारा 3 दिन का स्टॉक था वो कल ही ख़त्म हो गया। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न होने के विरोध में गैरसैंण राजधानी अभियान के सदस्यों ने चमोली में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही उन्होंने सरकार से गैरसैंण को राजधानी बनाने की गुहार भी लगाई है। इस पर अभियान के युवा संयोजक मदन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण के बिना पहाड़ों का विकास संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र करने का निर्णय लिया था, फिर बाद में चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर सत्र को देहरादून में आयोजित कर दिया। आज 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने बताया कि रक्तदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए खून एकत्रित करने का काम किया है और आगे भी आम आदमी पार्टी इस तरह से कार्य करती रहेगी। पार्टी उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले, समाज में एक मैसेज जाए और लोग प्रेरित होकर के रक्तदान करें, जिससे कि भारत में जो रक्त की कमी है वो पूरी की जा सके। साथ ही जो लोग समय पर रक्त के ना मिलते अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, उनको बचाने के लिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पार्किंग में खड़ी एक कार में हैंड ब्रेक न लगाने से कार अचानक चलने लगी, जिसके बाद कार पार्किंग से निकलकर कार गंगा में बह गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह कार को 72 सीढ़ी गंगा घाट से बाहर निकाला। हम चौकी पे मौजूद थे तो सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है गंगा नदी में बह गई। हम तुरंत ही जो है मैं फोर्स के जल पुलिस आपदा राहत दल और चौकी पुलिस को लेकर तुरंत ही घाट पर आए। घाट पर देखा तो ये गाड़ी जो है गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। फिर तुरंत ही राहत दल को साथ में लेकर और 72 सीढ़ी के आसपास हम आपदा राहत दल ने जल पुलिस ने गंगा नदी में कूद कर और गंगा नदी कार को सकुशल बाहर निकाला। चंपावत में रीठा साहिब जाने वाले मार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने 52 सीटर बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब सिर्फ 32 सीटों बसों को ही रीठा साहिब जाने की मंजूरी है। जिसके बाद तीर्थयात्रियों से भरी 52 सीटर 6 बसें लोहा घाट पहुंच गई, जहां लोहा घाट पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोकने पर आक्रोशित तीर्थयात्रियों ने जमकर हंगामा किया। एसओ ने तीर्थयात्रियों के लिखित गारंटी देने पर बसों को आगे जाने दिया और साथ ही प्रतिबंधित बसों को न लाने की हिदायत भी दी। रीठा साहिब के प्रबंधक से संबंध वार्ता की जाएगी कि जो नजदीकी गुरुद्वारे हैं, विशेषकर नानक मत्ता साहिब का जो गुरुद्वारा है, वहां से तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो केवल 32 सीटर बस ही यहाँ अलाउ है, तो 32 सीटर बस ही करें। और इस संबंध में ARTO और पुलिस को भी कड़े निर्देश इस स्तर पर प्रसारित किए जाएंगे कि इस पर समय समय चेकिंग करते रहें। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उनको वहीं रोक दिया जाए। कि ये हमारे रीठा साहिब गुरुद्वारा हमारे क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ प्राय निरंतर जो है दर्शनार्थी आते रहते हैं और ये पंजाब और सुदूर इलाकों से आते हैं, तो इनको इतना यहाँ रास्तों का पता भी नहीं होता कि यहाँ बड़ी गाड़ियां जो आना प्रतिबंधित है। हमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया था कि इन गाड़ियों को, जो बड़ी गाड़ियां हैं खासकर, इनको यहाँ पे प्रवेश नहीं देना है। तो नीचे जो हमारे और अन्य थाने नीचे तराई में है, उनको भी हम हिदायत दी गई है, परंतु ये लोग भी अपने कुछ बहाने करके या किसी बात की हम छोटी गाड़ी कर लेंगे, इस तरह से ऊपर पहुंच जा रहे हैं। इनको आज हमारे द्वारा सख्ती से हिदायत दी गई कि किसी भी सूरत में बड़ी गाड़ी ऊपर नहीं जाएंगी। अगर कोई भी आपकी मिसहैपनिंग या कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
उत्तराखंड में राजकुमार को पतरामपुर रेंज के अतिरिक्त चार्ज मिलते ही एक विशेष गश्त का आयोजन हुआ, जिसमें अवैध काटन के मामलों को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बता दें कि तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज पतरामपुर में कुछ दिन पहले हरे पेड़ों के अवैध काटन का मामला उजागर हुआ था, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड सहित 4 को सस्पेंड कर दिया गया था और जिसके बाद राजकुमार को पतरामपुर रेंज का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया था, जिसमें आज उन्होंने निगरानी में एक विशेष गश्त का आयोजन किया, जिसके बाद वन विभाग की संयुक्त गश्त ने लकड़ी तस्करों में हड़कंप देखने को मिला। विशेष गश्त का आयोजन किया गया है। ये विशेष गश्त हम विशेष परिस्थितियों में जो है आयोजित करते हैं। आज का हमारा मेन ये उद्देश्य था कि जो जसपुर, उत्तरी जसपुर और दक्षिण जसपुर, ये दोनों रेंजों को संयुक्त रूप से एक साथ लाना और जो हमारा जो लगा हुआ क्षेत्र है दोनों रेंज का, उस पूरे क्षेत्र का संयुक्त होकर स्कैन करना था और जो आसपास की जनता है, जो लोग आसपास रह रहे हैं, उनको ये संदेश देना भी था कि जो हमारा स्टाफ है वो चाहे कितनी गर्मी पड़े, कितनी बरसात हो, वो हर परिस्थिति में जो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। धर्मनगरी हरिद्वार में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने रिकॉर्ड बनाया है। बता दें, उन्होंने योग के 8 कोण मुद्रा के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जिसमें उन्होंने 3 मिनट 29 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया है और इस मौके पर उन्होंने बताया कि इससे पहले इस पोज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मिनट 6 सेकंड तक रिकॉर्ड है, जिसे आज तोड़कर आज नया रिकॉर्ड बनाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सभी एविडेंस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों को भी भेज दिए हैं। अष्टावक्र आसन योगा पोज है, जिसको 8 एंगल पोज भी बोलते हैं और इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होल्ड का रिकॉर्ड था 2 मिनट 6 सेकंड का, जो कि मैंने 3 मिनट 29 सेकंड से ब्रेक किया है। और इसका जो पुराना रिकॉर्ड था वो भाग्यश्री का था और नया रिकॉर्ड मेरा है। और ये सारे यहाँ पर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, और इसके सारे एविडेंसेस हमने वहाँ भेजने हैं। और यहाँ पर हमारे जजमेंट में डॉक्टर बालियान थे, डॉक्टर शत्रुघ्न सर थे और विशाल सर थे और सागर वालिया सर थे। ये 4 लोग मेन जजेस में थे जिन लोगों ने ये सारा पूर्ण करवाया है। देखिए, सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं डॉक्टर प्रिया, और हरिद्वार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी एक आइडियल के रूप में इनको देखा जाएगा हरिद्वार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने की दौड़ में काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं निरंतर। और हरिद्वार का ये पहला, मेरे जो जानकारी में एक ऐसा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक महिला के रूप में 2 बच्चों की माँ होते हुए इन्होंने लगभग 1-1.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसके बाद ये बनाया है। और ये हरिद्वार के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, क्योंकि जो अष्टावक्र आसन है, अष्टावक्र आसन एक हमारे एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा आसन है और विश्व शांति के लिए भी हम एक अच्छा संदेश हरिद्वार से दे रहे हैं। वैश्विक शांति के जो विश्व स्तर पर जो है शांति का माहौल फैला हुआ है, उसके लिए भी एक अच्छा योग के माध्यम से डॉक्टर प्रिया ने एक अच्छा संदेश दिया है। चमोली में सरकारी राशन वितरण की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण करने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन बांटने के लिए विभाग ने राशन डिलीवरी को फिंगर प्रिंट की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें गोदाम से चलने के बाद सरकारी राशन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और इसकी जानकारी देते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि अब बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ही राशन बांटा जाएगा। पीडीएस राशन दुकान, इनमें से 558 जो विक्रेता है उनको लैपटॉप और इसके अतिरिक्त जो बाकी बचे हैं उनको ई-पॉज मशीन वितरित कर दी गई है, जो कि जो भी राशन उपभोक्ता है वो अपना राशन बायोमेट्रिक माध्यम से ही प्राप्त करेगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को हमारे द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है। उनकी जो तकनीकी समस्याएं हैं उनका मौके पे ही निराकरण किया जा रहा है और मेरी सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बायोमेट्रिक के माध्यम से ही अपना राशन प्राप्त करें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।